Hello students. So yesterday we have discussed about the flora and fauna. Okay, we have discussed about the classification of flora and fauna, that they are classified into 6 categories. Okay, I hope the topic is clear to you. Now moving further, इसके बाद में हमने आगे वाला टॉपिक शुरू करना है. ठीक है, इसमें हमने पढ़ना है, we are going to study about the factor for the depletion of flora and fauna. ठीक है, कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो जिसकी वजह से फ्लोरा एंड फौना जो है वो रिमूव हो रही है अब हमारी अर्थ से. ठीक है, एक्सटिंक्ट हो रही है या फिर इन डेंजर है. ओके, नाउ मूविंग फर्दर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट दिस टॉपिक. अ रिसोर्स ऑब्टेनिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. ठीक है, हम हर एक चीज के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वाइल्ड लाइफ पे, फॉरेस्ट पे. ठीक है, there is a interdependency between everything. ठीक है, flora and fauna आपस में interdependent है. They are interdependent on each other directly as well as indirectly. Directly भी हमको flora से कई चीजें चाहिए होती है. ठीक है, जंगलों से, फॉरेस्ट से हमें कई सारी चीजें चाहिए होती है, जैसे wood, barks, leaves, rubber, medicine, dyes, food, fuel, fodder, manure, etc. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता ही है कि हमें कहां से चाहिए होती हैं? फ्लोरा एंड फौना से. ठीक है, वुड चाहिए घर के लिए, ठीक है, फर्नीचर बनाने के लिए, फ्यूल चाहिए, फूड चाहिए. तो हम एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है. ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, द ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑन द इंडियन फॉरेस्ट वाज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द रेलवेज. ठीक है, अब यहाँ पे हमने फोकस करना है, 2 पैराग्राफ्स हैं. तो एक है इसमें सेगमेंट जो कि हमको बताएगा कि जो इंडिपेंडेंस से पहले था हमारा एरा, उसमें भी क्या हुआ था, उसमें भी एक्सेसिवली डिप्लीशन हुआ था फ्लोरा और फौना का. ओके राइट, कॉलोनियलिज्म से पहले मींस कॉलोनियलाइजेशन कब हुई थी? जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए थे और उन्होंने एक्सप्लॉइट किया था इंडिया को हर एक फील्ड में. तो वैसे ही उन्होंने फ्लोरा एंड फौना को भी डिप्लीट किया था. कैसे? उन्होंने किया था एक्सपेंशन ऑफ रेलवे, एग्रीकल्चर, कमर्शियल एंड सैक्रिफाइस फॉरेस्ट माइनिंग एक्टिविटीज. तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले एक्सपेंशन ऑफ रेलवे. तो जहां जहां पे रेलवे ट्रैक लगाने थे वहां पे फॉरेस्ट को डिप्लीट कर दिया गया. ठीक है, आपको पता ही है, अगर हमने किसी वे में जाना है, ठीक है, कोई ट्रैक बनाना है, हमने सपोज बटाला टू दिल्ली हमने ट्रैक बनाना है, तो उसके लिए जो रास्ते में ऐसा तो नहीं है कि हम सिटी टू सिटी चली जाएंगे, रोड टू रोड चले जाएंगे, रोड्स तो ऑलरेडी बने हुए हैं. लेकिन रेलवे ट्रैक क्या है कि कई जगहों पर ऐसे फील्ड्स भी आते हैं, चाहे कोई फॉरेस्ट आता है तो उसको डेमोलिश करके वहां पे ट्रैक्स बनते हैं. सो वैसे ही उन्होंने क्या किया था, जहां जहां पे उन्होंने एक्सपेंशन की रेलवे की, वहां पे उन्होंने फॉरेस्ट को डिप्लीट कर दिया. राइट, एज यू नो दैट इंडिया इज अ लैंड ऑफ विलेजेस. महात्मा गांधी हैज आल्सो टोल्ड इट. ठीक है, उन्होंने भी यही कहा था कि इंडिया जो है वो गांवों से बना हुआ है, ये शहरों का देश नहीं है, गांवों का देश है. तो जहां पे गांव होंगे ऑब्वियस सी बात है कि छोटा एरिया होगा, और उसके बाहर क्या होगा? डेंस फॉरेस्ट होंगे, फॉरेस्ट एरिया होगा. ठीक है, तो इस सारी चीजों को उन्होंने डिप्लीट करके वहां पे रेलवे एक्सपेंशन की थी. ठीक है, साथ साथ में उस समय में क्या था कि रेलवे जो ट्रैक्स थे उसके नीचे क्या आता था, जैसे रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना, तो उसके नीचे एक बेस होता है. ठीक है, उस बेस को उन्होंने, जैसे अब तो कंक्रीट का बनता है, लेकिन उस समय कैसे का बनता था? वो लकड़ी से बनता था. ठीक है, तो रेलवे ट्रैक का बेस बनाने के लिए भी वुड वाज यूज्ड. तो वही वुड कहां से आ रही थी? डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना. ठीक है, सेम थिंग है वहां पे भी. आफ्टर दैट उन्होंने कमर्शियल एग्रीकल्चर किया था. ठीक, कमर्शियल एग्रीकल्चर मींस उन्होंने जो एग्रीकल्चर फील्ड थे उनको कमर्शियलाइज करना शुरू कर दिया था. उन्होंने कहा कि आप डेंस फॉरेस्ट या फिर फॉरेस्ट को रिमूव करना शुरू कर दो, और वो सारा लैंड जो है कहां पे यूज करना है? एग्रीकल्चर लैंड के लिए यूज करना है. ठीक है, सारा जो वहां पे लैंड था वो एग्रीकल्चर के लिए यूज होने लग गया था. ठीक है, तो ये सारा उन्होंने लैंड यूज करना शुरू कर दिया एग्रीकल्चर के लिए. साथ में कमर्शियल क्रॉप्स उगाना शुरू कर दिया, ऐसे क्रॉप्स जिनको कमर्शियल लेवल पे बेचने पे ज्यादा फायदा होता है. ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे कैसे डेंस फॉरेस्ट बना हुआ है. ठीक है, यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, लेकिन उन्होंने क्या किया, ये सारे फॉरेस्ट को डिप्लीट करना शुरू कर दिया, मींस इसको खत्म करना शुरू कर दिया. और यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने? एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दी. ठीक है, एग्रीकल्चर. तो यहाँ पे उन्होंने
अपना एग्रीकल्चर, कमर्शियल एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, जिससे कि इस सारी चीज को क्या हो गया, डिप्लीट कर दिया उन्होंने, और एग्रीकल्चर वहां पे उन्होंने एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया, माइनिंग एक्टिविटीज शुरू कर दी। अब माइनिंग एक्टिविटी का आपको पता ही है कि ब्रिटिशर यहाँ पे क्यों आए थे, एक्सेसिवली एक्सप्लॉइट करने, किसको, इंडिया को और इंडियंस को। उन्होंने हर एक जगह पे हमको एक्सप्लॉइट किया, तो एक्सप्लॉइटेशन की वजह से, एक्सप्लॉइट करना था उन्होंने, तो उन्होंने मिनरल्स निकालने थे, जो मिनरल्स थे माइनिंग करके। ठीक है, क्या किया उन्होंने, माइनिंग करना शुरू कर दी, एक्सेसिवली एक्सटेंसिवली उन्होंने माइनिंग शुरू कर दी मिनरल्स निकालने के लिए। तो इंडिया में जहां जहां पे उनको मिनरल्स मिले वहां से उन्होंने एक्सेसिवली माइनिंग शुरू की। और माइनिंग करने से पहले सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जंगल काटने पड़ेंगे, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, दिस इज द कॉमनली नोन टर्म टू यू, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन शुरू हुई, जंगलों को डिप्लीट कर दिया गया। ठीक है, वहां पे क्या करना शुरू कर दिया उन्होंने, माइनिंग करनी शुरू कर दी। ठीक है, माइनिंग की अंदर से उन्होंने क्या निकाला, मिनरल्स निकाला। वो मिनरल्स उन्होंने अपनी कमर्शियली यूज किए, और जो है फ्लोरा एंड फाउना की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, they have exploited our environment as well as the flora and fauna of India। तो ये सारी चीजें हमने वहां पे डिस्कस की। ठीक है, आफ्टर दैट ये तो हमने पढ़ लिया कि जो कॉलोनियलाइजेशन के टाइम पे हुआ। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स ने किया, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ना ब्रिटिशर्स के जाने के बाद हम एनवायरमेंटलिस्ट हो गए थे, हम ऑल ऑफ अ सडन एनवायरमेंट की तरफ ध्यान देने लग गए थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद में एज यू नो जब वो इंडिया को छोड़ के गए तो इकोनॉमी काफी क्राइसिस में थी। ठीक है, इकोनॉमी क्राइसिस में थी, तो उसकी वजह से हमको डेवलपमेंट करनी थी। इंडिया वाज अ डेवलपिंग कंट्री, तो उसको डेवलप्ड कंट्री बनना था, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमको डिफरेंट तरीके से डेवलपमेंट करनी थी इंडिया की। तो उसकी वजह से हमने क्या किया, इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस द मेजर कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज बिटवीन 1951 एंड 1980। अब यहाँ पे उन्होंने ऑलमोस्ट 30 ईयर का टाइम पीरियड बताया हमने। कौन सा टाइम पीरियड, 1951 टू 1980। ठीक है, इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने हमें बताया कि जो टोटल एरिया है 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया वाज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल एरिया। ठीक है, तो हमें उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि कॉलोनियलाइजेशन से पहले हमने स्टार्ट कर दिया था एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, उसको डिप्लीट करना शुरू कर दिया था। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस द टाइम पीरियड ऑफ 1951 टू 1980, ठीक है, 30 इयर्स का टाइम पीरियड हो गया। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने 26,200, ठीक है, 26,200 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, किसने, एग्रीकल्चर लैंड में। वी हैव कन्वर्टेड दैट एरिया फ्रॉम फॉरेस्ट एरिया टू एग्रीकल्चरल एरिया। अब इसमें क्या डिफरेंस है, अगर एग्रीकल्चर हो रहा है तो फिर भी देश का डेवलपमेंट है, तो फ्लोरा फौना क्यों उसमें खराब हो रही है। यहाँ पे ये चीज सोचने वाली है कि जहां पे फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट में कोई एक ही तरह की क्रॉप तो नहीं होगी, वहां पे डिफरेंट तरह के क्या होंगे, ट्रीज होंगे, फ्लोरा फाउना होगा। ठीक है, अलग अलग तरह की स्पीसीज होगी, कई एंडेमिक स्पीसीज होगी। एंडेमिक स्पीसीज कौन सी होती है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पिछले सेशन में पढ़ा था। एंडेमिक स्पीसीज वो होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर जगह पे एक जियोग्राफिकल एरिया पे ही रहती हैं। ठीक है, जो अपने उस जियोग्राफिकल एरिया को छोड़ नहीं पाते, क्यों, बिकॉज ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट, या फिर उनकी बायोलॉजी ही ऐसे होती है। ठीक है, तो ऐसे जगह पे डेंस फॉरेस्ट में या फिर जो दूसरे फॉरेस्ट थे वहां पे जो भी वहां की एंडेमिक स्पीसीज थी, अगर उसको रिमूव कर देंगे तो वो जहां वहां पर अगर क्रॉप्स उग जाएंगी, ठीक है, कमर्शियल क्रॉप उगा देंगे, तो वहां पे थोड़ी रह सकेंगे। जो फ्लोरा एंड फौना वहां पे रहेंगे, तो उसके बाद में आप भी देखो, अगर एग्रीकल्चर हो रही है कहीं पे, किसी ने वीट उगा दिया, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि वीट के अंदर स्पीसीज रह रही हैं अलग अलग तरह की, कोई जानवर रह रहे हैं या फिर कीट पतंगे इंसेक्ट्स रह रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। वो बस वीट उन्होंने प्रोड्यूस की हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। तो ऐसी ही तरह से वहां पे क्या हुआ, हमने एग्रीकल्चर लैंड कन्वर्ट कर लिया, कौन सा, डेंस फॉरेस्ट वाला। ठीक है, इस वजह से इस तरह से हमने भी डिप्लीशन कंटिन्यू रखी थी। आफ्टर दैट substantial parts of the tribal belts, especially in the northeastern and the central India, have been deforested or degraded by shifting cultivation, jhum, a type of slash and burn agriculture. Now here is the one more thing, one more concept here is slash and burn agriculture.
व्हाट डू यू मीन बाय स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर? इसमें क्या होता है कि एक फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, एक फॉरेस्ट एरिया है, उसको हमने क्या किया, उसको हमने खत्म कर दिया, डिप्लीट कर दिया, उसको हमने सपोज उसको काटना शुरू कर दिया, ठीक है, कंप्लीटली उसको हमने काट दिया। यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे ये फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, इसको हमने क्या किया, काट दिया, यहाँ से काट दिया, जहां जहां पर हमने उसको काट दिया तो उसके बाद में थोड़े बहुत रूट्स बच जाएंगी, थोड़ी बहुत क्या होगी, लकड़ी बच जाएगी, जैसे ऊपर ऐसे बच जाएगा ना, थोड़ा बहुत तने वगैरह बच जाएंगे, तो जो भी यहाँ पे लकड़ी बच जाएगी ऊपर ऊपर, तो उसको वो क्या करते थे, इसको बर्न कर देते थे, ठीक है, पहले उसको काटा, ठीक है, कट ऑफ कर दिया, इसको कट ऑफ कर दिया, उसके बाद में जो बच गया उसको बर्न कर दिया, तो उसको बर्न करने के बाद वहां पे वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, एग्रीकल्चर, ठीक है, तो वहां पे वो फसलें उगाते थे, उसको काटने के बाद, तो ऐसे क्या होगा, अगर वहां पे कोई एंडेमिक स्पीसीज रह रही है या फिर दूसरी एक्सटिंक्ट स्पीसीज रह रही है, ठीक है, रेयर स्पीसीज रह रही है, उसकी जो नेचुरल हैबिटेट है वो तो डिस्ट्रॉय कर दी हमने, राइट? किस लिए डिस्ट्रॉय कर दी? क्योंकि वहां पे जो सारा फॉरेस्ट था, जो फ्लोरा थी, सारा हमने रिमूव कर दिया, और जो उसके थोड़े बहुत बाकी बच गए थे, अवशेष बच गए थे, उसको हमने क्या किया, उसको आग लगा दी, आग लगाने के बाद जो राख बच गई उसके ऊपर ही हमने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया, और इस टेक्निक को हम बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर से ही क्या हुआ है कि वहां पे डिप्लीशन हुआ है किसका, फ्लोरा एंड फौना का, ठीक है। आई होप दिस इज आल्सो क्लियर टू यू। अब हमने ये वाला टॉपिक यहाँ पे पढ़ लिया है, ठीक है। नाउ इसके बाद में हमने एक और टॉपिक ये डिस्कस करना है, ये छोटा सा सब टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी बुक में, that is written as are colonial forest policies to be blamed। हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा था ना, ऊपर ये वाला जो टॉपिक पढ़ा हमने इतना, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो ब्रिटिशर्स के आने के बाद, हमारी आजादी से पहले, बिफोर आवर इंडिपेंडेंस, एक्सेसिवली फ्लोरा एंड फौना को हर्ट किया गया, डिप्लीट किया गया, खत्म किया गया, ठीक है। तो उसके बारे में जस्टिफिकेशन भी तो चाहिए ना, ठीक है। हमने कह दिया कि उन्होंने रेलवे ट्रैक्स बिछा दिए, ठीक है, उसके साथ साथ में कमर्शियल प्लांटिंग शुरू कर दी, तो ये सारी चीजें कह रहे हैं, क्या असल में ऐसा कुछ हुआ था, रियली उनको ब्लेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सो ये हमने यहाँ से इस सब टॉपिक से ये कंक्लूजन निकाल के आना है कि रियली वो ब्लेम करना चाहिए उनको या नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ लेट अस रीड इट आल्सो। Some of our environmental activists say the promotion of a few favored species in many parts of India has been carried through the ironically termed enriched plantation. Yeah, now the word used here is enriched plantation. What do you mean by enriched plantation? ठीक है, as you know that Britishers जो है वो काफी क्लेवर थे। उन्होंने क्या किया था, इंडिया में हर एक चीज को अपनी जो कि इलीगल थी, ठीक है, उसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने एक ऐसे टर्म दे देते थे कि जिससे लोग उसकी, उनको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़े कि ये क्या चीज उन्होंने लिख दी है, ठीक है, कि लोग उसी में उलझे रहे, उसको उनकी डेफिनेशन ना पता चले, ठीक है, एग्जैक्ट डेफिनेशन ना पता चले, मीन उसको एक आउटर कवरेज ऐसी कर देते थे कि अंदर से वो एक्सप्लॉइट करते थे, लेकिन बाहर से वो ऐसा दिखाते थे कि दिस थिंग इज इन फेवर ऑफ योर कंट्री। तो यहाँ पे भी उन्होंने एक वर्ड यूज करना शुरू कर लिया था, एनरिच प्लांटेशन। एनरिच प्लांटेशन मींस वो कह रहे थे कि हम जो है आपकी कंट्री में, इंडिया में प्लांटेशन को एनरिच कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, उसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं। दिस इज नोन एज एनरिच प्लांटेशन, जो कि उन्होंने बताया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन विच अ सिंगल कमर्शियल वैल्यूएबल स्पीसीज वाज एक्सटेंसिवली प्लांटेड। इसमें क्या होता है, एनरिचमेंट प्लांटेशन में क्या होता है कि एक ही जो प्लांटेशन होता है, एक ही प्लांटेशन जो कि काफी कमर्शियली यूजेबल होती है, जो कि कमर्शियली हम अगर उसको बेचें तो हमें प्रॉफिट होगा, काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो वही स्पीसी को एक्सटेंसिवली वहां पे प्लांट करना, ठीक है, एक ही स्पीसी को एक्सटेंसिवली प्लांट करना जो कि वैल्यूएबल हो, ठीक है, एंड अदर स्पीसीज एलिमिनेटेड। उसी एक स्पीसी को बार बार लगाई जाना, जिसका हम मंडी में बेचकर क्या कर सकते हैं, उसके हम बेनिफिट ले सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं, पैसे अर्न कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में बाकी स्पीसीज को एलिमिनेट कर देना, निग्लेक्ट कर देना। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी गिवन है। व्हाट इज द एग्जाम्पल गिवन इज दैट, फॉर इंस्टांस
teak monoculture has damaged the natural forest in South India. साउथ इंडिया आपको पता है, साउथ इंडियन इंडिया हमारा है, ठीक है, केरला वाली साइड जो है, तमिलनाडु वाली साइड साउथ इंडिया, तो वहां पे क्या है कि उन्होंने क्या किया, टीक कल्चर शुरू कर दिया। टीक, टीक क्या है, टीक बेटा एक वृक्ष होता है, ठीक है, इट इज अ ट्री, ठीक है, और इसकी जो है ड्यूरेबिलिटी काफी होती है, इसकी वुड की ड्यूरेबिलिटी ऑलमोस्ट मैक्सिमम होती है, इसकी ड्यूरेबिलिटी भी मैक्सिमम होती है, साथ में साथ इसकी वाटर रेजिस्टिविटी भी काफी हाई होती है, मींस जो वाटर रेजिस्टेंस है वो काफी ज्यादा होता है इसका। सो वाटर रेजिस्टिविटी इज आल्सो हाई, विद दिस ड्यूरेबिलिटी इज आल्सो वेरी मच हायर, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर किसी ने हट्स बनानी है, ये तो उस समय हम किस टाइम की बात कर रहे हैं, बिफोर इंडिपेंडेंस, तो उस समय हट्स में ही रहते थे लोग, तो लोगों ने हट्स बनानी है, घर बनाने हैं, ठीक है, तो उनकी छतें किसकी होती थी, लकड़ी की होती थी, तो वहां पे ये लकड़ी एक्सेसिवली यूज होती थी क्योंकि इसकी वाटर रेजिस्टिविटी ज्यादा थी। अब वाटर रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो क्या होगा कि रेन से आप बच जाओगे, सो वाटर रेजिस्टिविटी इज मोर, इसी वजह से ये कमर्शियली वैल्यूएबल क्रॉप हो गई उस समय, क्योंकि लोगों के पास कच्चे घर होते थे, कच्चे मकान में रहते थे, सो वहां पे क्या हुआ कि ये एक्सेसिवली डिमांड में आ गई टीक। फिर उन्होंने, अंग्रेजों ने कहा, ब्रिटिशर्स ने कहा कि ये तो हमें काफी कमर्शियल वैल्यू दे सकती है, इस वजह से उन्होंने टीक मोनोकल्चर स्टार्ट कर दिया। मोनो मींस सिंगल, सो एक ही क्रॉप को एक्सटेंसिवली उन्होंने क्या किया, लगाना शुरू कर दिया। सो दिस इज द टीक मोनोकल्चर। तो इससे क्या हुआ, साउथ इंडिया में जो बाकी डेंस फॉरेस्ट थे या फॉरेस्ट थे, वहां की फ्लोरा एंड फौना को डिप्लीट कर दिया गया, डिप्लीशन हो गई, तो क्या होगा, वहां के हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। Moving further, cheap pine plantation in the Himalayas have replaced the Himalayan oak. यहाँ पे फिर उन्होंने क्या किया, चीर पाइन इज ऑल्सो अ ट्री, उन्होंने ये लगाना शुरू कर दिया हमारे नॉर्थर्न एरिया में। एज यू नो दैट साउथ इंडिया में उन्होंने क्या लगा दिया, दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। साउथ इंडिया में क्या लगाना शुरू किया था उन्होंने, टीक मोनोकल्चर। अब नॉर्थ इंडिया को उन्होंने छोड़ना थोड़ी था ना, क्योंकि वो तो पूरे इंडिया को एक्सप्लॉइट करने के लिए आए हुए थे। सो नॉर्थ इंडिया में क्या होगा, नॉर्थ इंडिया में उन्होंने क्या किया, हिमालयाज रेंज आ गई, तो हिमालयाज में उन्होंने हिमालयन ओक जो था, क्योंकि वो नेचुरली वहां पे नेचुरल हैबिटेट में उगता था हिमालयन ओक, उसको उन्होंने रिमूव करके चीर पाइन लगाना शुरू कर दिया। चीर पाइन इज ऑल्सो ट्री, ठीक है, इसकी जो वुड है वो टिम्बर भी बनती है इससे, और घरों का फर्नीचर भी बनता है, ठीक है, वुड की ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होती है, ठीक है, और काफी ज्यादा ये टाइम निकाल जाती है, इस वजह से उन्होंने चीर पाइन को वहां पे लगाना शुरू कर दिया। और जो है हिमालयन रेंजेस का हिमालयन ओक जो था, जो कि वहां की नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल स्पीसी थी, उसको उन्होंने कंप्लीटली डिमोलिश कर दिया, ठीक है। एंड रोहोडेंड्रो फॉरेस्ट जो था वहां का, वो कंप्लीटली डिप्लीट हो गया, और वहां की फ्लोरा एंड फौना जो थी, डिप्लीशन की वजह से वहां का नेचुरल हैबिटेट और वहां के जो जानवर थे, वाइल्ड लाइफ थी, उनका जो प्रे था वो कंप्लीटली खत्म हो गया, ठीक है। इसी वजह से हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम क्या एस्टिमेट निकाल सकते हैं, वी कैन से दैट कि जो कॉलोनियल सिस्टम था, उन्होंने इंडिया को एक्सटेंसिवली हमारी फ्लोरा एंड फौना को डिप्लीट किया है। डिप्लीट मींस कि उसको कंप्लीटली उन्होंने खत्म किया है, क्योंकि एक्सेसिवली उन्होंने माइनिंग भी स्टार्ट की थी, ठीक है। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द माइनिंग एज वेल, कि माइनिंग के इफेक्ट क्या हुए थे, ठीक है, हमारे नेचुरल हैबिटेट पे, ठीक है। सो माइनिंग भी था, तो ये सारी चीजें जो थी कैसे डेवलप, कैसे उन्होंने खत्म की थी हमारे इंडिया से, कॉलोनियलाइजेशन, ये सारी चीजें वो हम वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। So I hope this topic is clear to you. So I am winding up this session. After that, आज हमने दो चीजें पढ़ी हैं कि कॉलोनियलाइजेशन में ब्रिटिश रूल से पहले कैसा था, किस तरीके से हमारी फ्लोरा एंड फौना डिप्लीट हुई है, और उसके बाद में 1951 टू 1980 30 इयर्स का जो टाइम पीरियड था, इसमें इंडिया के जो नेटिव थे उन्होंने भी अपनी डेवलपमेंट के लिए कैसे फ्लोरा एंड फौना को हर्ट किया, उसको डिप्लीट किया, ठीक है। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट other projects of mining and dams also, ठीक है। So thank you so much for joining the session.